हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सुचारू ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, लास्ट सेशन में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की श्रृंखला में दूसरा चैप्टर समाप्त किए हैं, जिसका नाम था साथियों राज्य का अर्थ एवं उसके निर्माणक तत्व। तो राज्य का अर्थ देखा, राज्य क्या है, उसके बाद हमने देखा राज्य के निर्माणक तत्व क्या है, राज्य किन किन तत्वों से मिलकर के बनता है, ये देखा। आज जो अपना चैप्टर रहने वाला है वो क्या रहेगा? राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। यानी कि राज्य जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि ये राज्य क्या है, राज्य के निर्माणक तत्व क्या है, उस राज्य को आज के सेशन हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई साथियों। और हम जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं, अपने अलग अलग सिद्धांत हैं, अभी बात करेंगे उन सब पर। तो साथी मेरे समझते रहिएगा और सुनते रहिएगा। जो राज्य की उत्पत्ति है साथियों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों का अपना अलग अलग मत है साथियों। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है, हम जानते हैं कि राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। जहाँ सभ्य समाज होता है वही राज्य होता है, और जहाँ सभ्य समाज नहीं होता वहाँ राज्य नहीं होता। प्रागैतिहासिक काल में, जब आदि मानव के काल में साथियों, उस समय सभ्य समाज नहीं था तो राज्य भी नहीं था। तो जैसे जैसे सभ्य समाज की उत्पत्ति होती गई वैसे वैसे राज्य का भी उदय होता चला गया, राज्य की उत्पत्ति होती चली गई। तो राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। जहाँ सभ्य समाज होता है वहीं राज्य होता है, जहाँ सभ्य समाज नहीं होता वहाँ राज्य नहीं होता। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हमें जानकारी साथियों इतिहास से मिलती है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इतिहास से मिलती है। और जहाँ इतिहास मौन हो जाता है वहाँ कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ इतिहास मौन हो जाता है वहाँ हमें कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। राज्य की उत्पत्ति के हमने आपको बताया कि कुछ सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं भैया? तो पहला सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे हम लोग धार्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। ये क्या है? ये राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। दूसरा है शक्ति का सिद्धांत या युद्ध का सिद्धांत, बल प्रयोग का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। अगला है परिवार का सिद्धांत। अगला है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अगला है विकासवादी सिद्धांत, जिसे हम लोग क्रमिक विकास का सिद्धांत या फिर वैज्ञानिक सिद्धांत भी बोलते हैं। यह वर्तमान में सबसे प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है भैया। तो ये कुछ सिद्धांत हैं राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। ये अपनी अपनी कुछ बातें बताते होंगे, इनका अपना मानना होगा, अपना तर्क होगा, है ना। तो चलिए, एक दूसरे की आलोचनाएं भी होंगी। डाल दीजिए टॉपिक, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। लिखिए साथियों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में के संबंध में विभिन्न विद्वानों का
अपना अलग अलग मत है, अलग अलग मत है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी इतिहास से मिलती है, इतिहास से मिलती है। जहां इतिहास जहां इतिहास मौन हो जाता है, वहां कल्पना का सहारा लिया जाता है। राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है, अर्थात जहां सभ्य समाज होता है, वहीं वहीं राज्य होता है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो भैया कौन कौन से सिद्धांत हैं? जैसे जैसे पहला सिद्धांत है अपना जिसे कहते हैं हम लोग दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे हम लोग धार्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। धार्मिक सिद्धांत। दूसरा है शक्ति का सिद्धांत, जिसे हम लोग युद्ध का सिद्धांत भी कहते हैं। युद्ध का सिद्धांत। अगला है परिवार का सिद्धांत। परिवार का सिद्धांत। अगला है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। नंबर 5 अगला है विकासवादी
या वैज्ञानिक सिद्धांत। तो ये सब साथियों 5 सिद्धांत किसके हैं? तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हम लोगों के 5 सिद्धांत हैं साथियों। ये जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। ये क्या है? ये सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। ये क्या मेरे साथी? यह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। ये जो शक्ति का सिद्धांत और जो परिवार का सिद्धांत है, ये साथियों समाज की उत्पत्ति ज्यादा और राज्य की उत्पत्ति कम बताते हैं। अर्थात ये क्या बताते हैं? ये राज्य की उत्पत्ति कम तथा समाज की उत्पत्ति ज्यादा बताते हैं। इसलिए हम इन दोनों सिद्धांतों क्या कहते हैं? राजनीतिक शास्त्री कम तथा समाजशास्त्री अधिक है। तो ये दोनों सिद्धांत क्या है? राजनीतिक शास्त्री कम है बल्कि समाज शास्त्री ज्यादा है, क्योंकि यह राज्य की उत्पत्ति कम और समाज की उत्पत्ति अधिक बताते हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत, ये दोनों उदारवाद की देन माने जाते हैं। किसकी देन? उदारवाद की देन माने जाते हैं। ये क्या है? उदारवाद की देन माने जाते हैं दोनों। ठीक भैया, उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है या फिर उदारवादी चिंतन पर आधारित है, दोनों के दोनों सिद्धांत। सबसे प्रमाणिक सिद्धांत कौन सा है? तो विकासवादी जो सिद्धांत है साथियों, जो विकासवादी सिद्धांत है, यह क्या है? यह सबसे प्राचीनतम सबसे प्रमाणिक सिद्धांत, सबसे प्रमाणिक सिद्धांत है। ये क्या मेरे साथी? सबसे प्रमाणिक सिद्धांत है। यानी वर्तमान समय में हम उसको ही मान सकते हैं जो विज्ञान और तर्क पर आधारित हो। तो विकासवादी जो सिद्धांत है उसको हम लोग क्या मानते हैं? उसको सबसे प्रमाणिक सिद्धांत मानते हैं। ठीक है भैया, तो ये क्या है? ये सिद्धांत है। सबसे पहले डाल दीजिएगा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत आप लोग डाल सकते हैं भैया जी। ठीक है, चलिए। चलिए भी दोस्तों, डाल दीजिएगा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत
दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। चलिए दोस्तों, तो बात कर लेते हैं दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहता क्या है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है साथियों कि जो प्रथम राजा या जो राज्य बना वह ईश्वर द्वारा रचित था। यानी कि जो राजा या जो राज्य की जो बनाया गया प्रथम राजा या जो राज्य वह ईश्वर के द्वारा बनाया गया था। यानी कि जो राजा है वो क्या है, ईश्वर द्वारा रचित है। इसीलिए जो राजा है, राजा अपने कार्यों को लेकर जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा। क्योंकि उसे तो किसने बनाया, उसे तो साथियों ईश्वर ने बनाया है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया इस सिद्धांत के अनुसार जो राजा बना वो ईश्वर द्वारा रचित है। इसलिए राजा जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम ना करके ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कितना झोल है, समझते। तो इस सिद्धांत के अनुसार राजा किसकी देन है, तो ईश्वर द्वारा रचित है, ईश्वर की देन है, और वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार साथियों यदि राजा किसी प्रकार का प्रजा को कोई दंड देता है तो प्रजा यह समझकर उस दंड को कबूल कर लेगी कि हमें पिछले जन्म का कोई पाप जो हमने किए होंगे उसको क्या मिल रहा है, उसका हमें परिणाम भुगतने को मिल रहा है। यानी कि यदि राजा जनता पर अत्याचार करता है या उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में जो प्रजा है, प्रजा राजा का विरोध नहीं करेगी, बल्कि वह अपने किसी पुराने जन्म के पाप समझ करके उस दंड को क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। उस दंड को क्या कर लेंगे साथियों, स्वीकार कर लेंगे। इस सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत में साथियों जो शासन सत्ता होती है वंशानुगत होती है। यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाएगा। ये वंशानुगत शासन सत्ता इसमें होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात साथियों? तो ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत के अनुसार मैंने आपको बताया कि ये सिद्धांत मानता है कि जो राजा या जो राज्य बना वह ईश्वर द्वारा रचित था। इसलिए जो राजा है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम नहीं करेगा, बल्कि ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा। यदि राजा प्रजा पर अत्याचार करता है या फिर उसको किसी प्रकार का दंड देता है तो प्रजा राजा का विरोध नहीं करेगी, बल्कि वह अपने पुराने किसी जन्म का पाप समझकर, पिछले जन्म का पाप समझकर उसको स्वीकार कर लेंगे, उस दंड को स्वीकार कर लेंगे। शासन सत्ता कैसी होती है, वंशानुगत होती है। ये सिद्धांत कहता है साथियों कि यदि राजा बच्चा भी है, यदि राजा बच्चा है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उस परिस्थिति में भी प्रजा को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, प्रजा को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा साथियों। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और राजा क्या होगा, राजा ईश्वर का दूत होगा, ईश्वर ने राजा को भेजा है। ये भैया सुनो, तो ईश्वर का दूत होगा राजा पृथ्वी पर। तो लिखें जरा इसे और बात कर लें साथ ही इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो भैया इस सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट फिल्मर माने जाते हैं। रॉबर्ट फिल्मर की एक पुस्तक है पैट्रियार्क, है ना। इस सिद्धांत के समर्थक कौन है, जेम्स प्रथम है। कौन है भैया, जेम्स प्रथम।
जेम्स प्रथम ही कहते हैं कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा लोग पृथ्वी पर क्या है? ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, जेम्स प्रथम कहते हैं। फ्रांस में सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले ब्रेस्वे थे। ब्रेस्वे वहां के जो शासक थे, उन्होंने उसका समर्थन किया लुई 14वें ने, और लुई 14वां का कथन है कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं। आगे चलकर साथियों इस सिद्धांत का भारतीय परंपरा और यूरोपीय परंपरा दोनों में क्या किया गया? इसका समर्थन किया गया, और ये माना गया कि राजा को जो पृथ्वी पर भेजा है ईश्वर ने, वह लोगों के कल्याण के लिए भेजा है, लोगों के कल्याण के लिए भेजा है, और सज्जनों की सुरक्षा के लिए और दुर्जनों का संहार करने के लिए राजा को पृथ्वी पर ईश्वर ने भेजा है, ये माना जाता है साथियों। इसका सभी धर्मों ने क्या किया है? समर्थन किया है कि भैया जो प्रथम राजा था वो ईश्वर द्वारा रचित था। ठीक है भैया। आगे चलकर इस सिद्धांत की आलोचना हुई कि भैया ये तार्किक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन साथियों फिर भी उन परिस्थितियों में इस सिद्धांत ने राष्ट्रभक्ति जो जागृत करी, लोगों को जो अनुशासित किया, वो अपने आप में बहुत था। कि कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है साथियों। तो कोई भी चीज होती है उसका अपना एक महत्व होता है, आपका अपना एक महत्व है, कोई भी सिद्धांत है अपना उसका एक महत्व रहा होगा। तो चलिए लिखें इसे जरा हम। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है भैया? दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा या राज्य प्रथम राजा या राज्य ईश्वर द्वारा रचित था। ईश्वर द्वारा रचित है, रचित है। इसीलिए राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य नहीं करेगा, बल्कि वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार यदि राजा प्रजा पर अत्याचार करता है या उसे किसी प्रकार का दंड देता है तो प्रजा
अपने किसी पिछले जन्म का, पिछले किसी जन्म का पाप समझकर, पाप समझकर उसे, पाप समझकर उसे स्वीकार कर लेगी, स्वीकार कर लेगी। यदि राजा बच्चा भी है तो प्रजा को उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। इस सिद्धांत में सत्ता, जो सत्ता है, सत्ता वंशानुगत होती है, होती है। तो सत्ता क्या होती है? वंशानुगत होती है। इसमें इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया? प्रतिपादक कौन? इस सिद्धांत के यदि प्रतिपादक की बात करी जाए तो कौन है? रॉबर्ट फिल्मर है। रॉबर्ट फिल्मर। रॉबर्ट फिल्मर की एक बुक है, इनकी बुक का क्या नाम है? पैट्रियार्का। समर्थक कौन है? समर्थक जैसे जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम। फ्रांस में प्रतिपादक कौन है? तो ब्रेस्वे है, ब्रेस्वे। समर्थक लुई 14वां, लुई 14वां। जेम्स प्रथम का कथन है साथियों कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। जेम्स प्रथम कहते हैं कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा लोग ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। कहां पर? पृथ्वी पर। भाई लुई 14वां कहते हैं कि मैं ही राज्य हूं। लुई 14वां क्या कहते हैं? लुई 14वां ये क्या कहता है? कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं। ठीक है भैया? तो ये सब बातें आप लोग देखते चले। इतनी बातें आपको याद रहेंगी, यहाँ तक याद रखेंगे? चलिए बहुत बढ़िया। ये जो साथियों जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम थे। जेम्स प्रथम की भी एक बुक है, इनकी बुक है भाई साहब एक, इनकी बुक का नाम है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची। द लॉ ऑफ फ्री
मोनार्की। द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, इनकी ये पुस्तक है। जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट। जरा थोड़ा सा और लिख लीजिए, ठीक है। लिखें जरा साथियों। इस सिद्धांत का सभी धर्मों ने समर्थन किया है, और माना है कि प्रथम राजा ईश्वर द्वारा रचित था। प्रथम राजा ईश्वर द्वारा रचित था, ठीक है भैया। आगे लिखें। भारतीय तथा यूरोपीय दोनों परंपराओं में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। मनु के ग्रंथ मनुस्मृति में भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। ये यहाँ से पूछा जाता है मेरे साथी, तभी तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो मनु के ग्रंथ मनुस्मृति में भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। आगे लिखें। भारतीय परंपरा में कहा गया है कि सज्जनों की रक्षा के लिए तथा दुर्जनों के संहार के लिए दुर्जनों का संहार के लिए ब्रह्मा ने प्रथम राजा को पृथ्वी पर भेजा था। याद रखेंगे साथियों। आगे लिखें। आगे चलकर इस सिद्धांत की यह कहकर आलोचना हुई कि यह सिद्धांत तार्किक और वैज्ञानिक नहीं है, किंतु आलोचनाओं के बावजूद भी इस सिद्धांत का अपना महत्व रहा है। इसने लोगों में राष्ट्रभक्ति जागृत की
और लोगों को अनुशासित किया, लोगों को अनुशासित किया, लोगों को अनुशासित किया। ठीक है, तो ये था साथियों अपना दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। चलिए अगला डाल दें आप लोग। युद्ध का सिद्धांत या शक्ति का सिद्धांत। युद्ध का या शक्ति का सिद्धांत, जिसे हम लोग बल प्रयोग का भी सिद्धांत कहते हैं। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बल प्रयोग या युद्ध का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे भाई इतना। चलिए, इस सिद्धांत के अनुसार साथियों जो राज्य है, राज्य युद्ध के बल पर अस्तित्व में आया, शक्ति के बल पर अस्तित्व में आया था, ये सिद्धांत कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार साथियों प्रारंभ में क्या थे, प्रारंभ में दो वर्ग थे, एक तो सबल वर्ग और एक निर्बल वर्ग। ये सिद्धांत कहता है कि भैया जो राज्य है, राज्य किसके, राज्य युद्ध या शक्ति के बल पर अस्तित्व में आया, बल पर अस्तित्व में आया। ये कहता है कि भैया प्रारंभ में दो वर्ग थे, एक तो सबल वर्ग था और एक निर्बल वर्ग था, निर्बल वर्ग था। एक सबल वर्ग था और एक निर्बल वर्ग था। सबल वर्ग ने निर्बल वर्ग पर क्या किया, आक्रमण किया, इस पर आक्रमण किया और
इसके जो जनपद थे, इसके जो जनपद थे वो अपने सबल वर्ग में मिला लिया। जनपद कहाँ मिला लिए? सबल वर्ग में, सबल वर्ग में मिला लिए। यानी कि साथियों तो जनपद जो थे उन्हें सबल वर्ग में मिला लिया गया, जो निर्बल वर्ग के जनपद थे। साथियों मैंने आपको बताया कि सिद्धांत के अनुसार राज्य युद्ध या शक्ति के बल पर स्थिति में आया, कि सबल वर्ग और निर्बल वर्ग दो वर्ग थे। सबल वर्ग ने निर्बल वर्ग पर आक्रमण किया और इसके जो जनपद थे युद्ध के बल पर अपने जनपदों में मिला लिया, अपने राज्य में मिला लिया, अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। और क्या हुई? यहीं से राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत के यदि मैं बात करूं साथियों, इसके प्रतिपादक कौन हैं? तो ओपेनहाइमर इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ओपेनहाइमर इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। और समर्थकों की बात की जाए, समर्थकों में जैसे त्रितस्के हैं, वाल्टेयर हैं, नीत्शे हैं, ह्यूम हैं, तो ये सिद्धांत के क्या माने जाते हैं? समर्थक माने जाते हैं। ठीक है भैया। तो इसके समर्थकों की यदि बात करी, प्रतिपादक की बात करने पहले, प्रतिपादक कौन है? तो ओपेनहाइमर है, ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर। समर्थक कौन है भैया? त्रितस्के हैं, त्रितस्के, त्रितस्के, वाल्टेयर, त्रितस्के, वाल्टेयर, ह्यूम, नीत्शे, इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। ठीक है भैया। जैसे ह्यूम है, ह्यूम क्या कहते हैं? ह्यूम कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है, राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है। वहीं ओपेनहाइमर जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो कहते हैं साथियों, कहते हैं कि राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है, जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है, कि राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है, ये कहते हैं ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर कहते हैं। वहीं त्रितस्के कहते हैं कि राज्य शक्ति का मूर्त रूप है, यानी कि शक्ति के बल पर स्थित है। बात एक ही है। तो राज्य शक्ति के बल पर स्थिति में आया, या राज्य शक्ति का मूर्त रूप है, कहते हैं त्रितस्के। राज्य शक्ति का मूर्त रूप है, त्रितस्के कहते हैं। ओपेनहाइमर क्या कहते हैं कि राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसकी उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है, जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है। वहीं जो ह्यूम है, ह्यूम कहते हैं राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है। वहीं एक है वाल्टेयर, प्रथम राजा भाग्यशाली योद्धा था, ये कहते हैं प्रथम राजा क्या था? भाग्यशाली योद्धा था। लेकिन साथियों मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली हैं, उन्होंने भी साथियों निरंकुश राजतंत्र का क्या किया है? समर्थन किया है। देखिए मॉर्गन थाउ ने भी साथियों अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक में इनका नाम आता है। तो मॉर्गन थाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना बताया है। राज्य का उद्देश्य क्या बताया? शक्ति प्राप्त करना बताया। आगे चलकर साथियों इस सिद्धांत की आलोचना हुई। आलोचकों ने कहा कि भैया जो शक्ति के बल पर अस्तित्व में आता है वह
शक्ति के बल पर ही क्या होता है, नष्ट हो जाता है। आलोचकों में नाम आता है जैसे बोंदा है, ग्रीन है। बोंदा कहते हैं कि शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकता है। शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन करता है। कौन कहते हैं? ये बोंदा कहते हैं। ग्रीन कहते हैं कि राज्य इच्छा का प्रतीक है, युद्ध का नहीं या शक्ति का नहीं। राज्य इच्छा का प्रतीक है, शक्ति का नहीं। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। बात एक ही है। तो दोनों कथन किसके हैं? ये ग्रीन के हैं। याद रखेंगे साथियों। इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी साथियों इस सिद्धांत का अपना एक महत्व है। महत्व क्या है कि ये सत्य है कि राज्य शक्ति के बल पर अस्तित्व में नहीं आया, स्थापित नहीं किया जा सकता। राज्य शक्ति के बल पर स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी सत्य है कि राज्य को शक्ति के बिना संगठित भी नहीं किया जा सकता। लेकिन साथियों यह भी सत्य है कि राज्य को शक्ति के अभाव में संगठित नहीं किया जा सकता। तो ये अपना सिद्धांत है। लिखिए जरा, लिखते चले भैया, लिखते चले, लिखते चले। लिखें। शक्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य युद्ध या शक्ति के बल पर अस्तित्व में आया है। राज्य युद्ध या शक्ति के बल पर अस्तित्व में आया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में सबल वर्ग और निर्बल वर्ग दो वर्ग थे। सबल वर्ग और निर्बल वर्ग दो वर्ग थे। सबल वर्ग ने निर्बल वर्ग पर आक्रमण किया। सबल वर्ग ने निर्बल वर्ग पर आक्रमण किया और निर्बल वर्ग के जनपदों को जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया। अपने क्षेत्र या जनपदों में मिला लिया। आगे लिखें। प्रतिपादक कौन है? ओपेनहाइमर है, लिख लो। समर्थक कौन है? त्रितस्के, वाल्टेयर, ह्यूम और नीत्शे। इसकी अगर मैं ट्रिक लिखना चाहूँ, एक ट्रिक है, तो याद रखेंगे आप लोग। ओ त्रिवणी है। ओ क्या है? ओ त्रिवणी है। ओ त्रिवणी। ओ से हम कहते हैं ना, ओ क्या है? त्रिवणी है। वो सामने जो बैठी है देखो, ओ से ओपेनहाइमर, त्रि से त्रितस्के, वा से वाल्टेयर, नी से नीत्शे, हा से ह्यूम। याद रखेंगे। वो त्रिवणी है। समझ रहे हैं? तो यहाँ हो गए समर्थक, हो गए प्रतिपादक, हो गए भैया आपके। ठीक है भैया, चलिए आगे लिखे इस सिद्धांत में कि ह्यूम का कथन है। ह्यूम का कथन है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद लिखेंगे, कि राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है। राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है। ह्यूम से है, हाथ है। समझ रहे हो? तो राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है, मतलब ह्यूम का है। ओपेनहाइमर क्या कहते हैं?
कि राज्य एक वर्गीय संगठन है। राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है, जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है, लिख लीजिए, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है। चलिए अगले लिखें त्रितस्के। त्रितस्के के अनुसार क्या है? त्रितस्के कहते हैं कि राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। त्रितस्के कहते हैं राज्य शक्ति का मूर्त रूप है, त्रितस्के कहते हैं। शक्ति का मूर्त रूप। वहीं वाल्टेयर क्या कहते हैं? वाल्टर कहते हैं, वाल्टर का लिखिए साथी, वाल्टर कहते हैं कि प्रथम राजा भाग्यशाली योद्धा था। प्रथम राजा भाग्यशाली योद्धा था। आगे लिखें आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने भी आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, ठीक है। अगली लाइन से लिखें मॉर्गन थाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, मॉर्गन थाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना बताया है। राज्य का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना बताया है, ठीक है भैया। आगे लिखें आगे चलकर इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई। आगे चलकर इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई। आलोचकों ने कहा कि जो शक्ति के बल पर अस्तित्व में आता है, जो शक्ति के बल पर अस्तित्व में आता है वह शक्ति के बल पर ही नष्ट हो जाता है। वह शक्ति के बल पर ही नष्ट हो जाता है। तो वे शक्ति के बल पर ही नष्ट हो जाता है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो आलोचकों में किस किस का नाम आता है? जैसे बोंदा है, लिखिए बोंदा का कथन है लिखिए बोंदा का कथन है, बोंदा का कथन है शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का, शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकता है और कुछ नहीं। शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकता है और कुछ नहीं। ये है बोंदा। अगला है ग्रीन। ग्रीन के बारे में लिखें। ग्रीन कहते हैं राज्य इच्छा का प्रतीक है, शक्ति का नहीं। राज्य इच्छा का प्रतीक है, शक्ति का नहीं। या
राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। या राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ये किसका है? ग्रीन का है। ग्रीन ग्रीन। आगे लिखें, इतनी आलोचनाओं के बावजूद, इतनी आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत का अपना महत्व है। इस सिद्धांत का अपना महत्व है। अपना महत्व है। अपना महत्व है। यह सत्य है कि, यह सत्य है कि राज्य शक्ति के बल पर, राज्य शक्ति के बल पर स्थापित नहीं किया जा सकता। यह सत्य है कि राज्य शक्ति के बल पर स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है कि राज्य को शक्ति के बिना, राज्य को शक्ति के बिना संगठित नहीं किया जा सकता। संगठित नहीं किया जा सकता। अर्थात शक्ति का होना आवश्यक है। अर्थात शक्ति का होना आवश्यक है। ये था साथियों अपना दो सिद्धांत। कौन कौन से? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत। ठीक है भैया, कल हम लोग इस चैप्टर को ही समाप्त कर देंगे। कौन का जो कौन कौन से रह गए अपने? परिवार का सिद्धांत रह गया, और अपना सामाजिक समझौते सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। ये सब हम लोग कल जो बता देंगे साथियों आप लोगों को। इनके जो कथन हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है भैया, तो आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। लंबी क्लास इसलिए नहीं दी है आज क्योंकि हमको कहीं जाना है संस्थान से बाहर, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।